तो हेलो बच्चों, हम आ गए हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस का जो सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फो एंड फ्रेंड। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा, ऑर्गेनिज्म मतलब छोटा सा ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतु। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे हों और जिनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। करंट टाइम में हम लोग इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। जैसे आप सभी को पता है, इस समय मार्केट में कोरोना का आतंक फैला हुआ है। तो क्या कोरोना आपने देखा है? क्या मैंने देखा है? नहीं देखा है। ये दुनिया का सबसे छोटे से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ तक कि ये आपको माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा, ये इतना छोटा है। और जब ये इतना छोटा है तो सोचिए, उससे डर करके आज पूरी दुनिया अपने अपने घरों में बंद है। तो हम लोगों का चैप्टर भी इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही समर्पित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फो एंड फ्रेंड। फो मतलब होता है शत्रु, एंड फ्रेंड मतलब मित्र। मतलब क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके लिए शत्रु हैं या मित्र या दोनों हैं? तो चलिए आज हम इस चैप्टर में इस बात का डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम जब ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो हम सभी को इस इन्वायरमेंट में बहुत सारे विजुअल ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं जिसके अंदर लाइफ है। जब भी ये वर्ड बच्चों ऑर्गेनिजम्स लिखा जाएगा तो मतलब हम उन ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं जिनके अंदर लाइफ है। तो हमने देखा होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों आपने इस अर्थ पे कुल कितने ऑर्गेनिज्म देखे होंगे जिसके अंदर लाइफ है, तो अगर आप कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो आप देखेंगे इस अर्थ पे जीव जो जीवन है वो केवल दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करता है। एक, या तो उसको प्लांट होना पड़ेगा या तो उसको एनिमल होना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं प्लांट और एनिमल बहुत छोटे से लेकर के बहुत बड़े तक हैं और हम ये सब देखते हैं और इनके अंदर जीवन होता है। लेकिन एक ऑर्गेनिजम्स ऐसा भी है जिसके अंदर जीवन तो है लेकिन वो आंखों से दिखाई नहीं देता, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या बनेगी? तो यहां पे लिखेंगे दोज ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट सीन बाय नेकेड आई but perform as a living organisms called micro organism। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिफिनीशन हो गई कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं लेकिन फिर भी वो एक जीवन की तरह से, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह से बिहेव करते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आप कहेंगे सर वो लिविंग एक्टिविटी क्या होती है जिसकी वजह से हमने ये कह दिया कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवित है? तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इतने कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं पाए जाते जितना हमारे और आपके बॉडी में मिलता है। लेकिन दो कैरेक्टर ऐसे मिलते हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला क्या? हम सभी जानते हैं, हम और आप खाना खाते हैं ना। क्यों खाते हैं? क्योंकि हम लगातार अपने आकार और बॉडी मास को इंक्रीज कर सकें। तो इनके अंदर भी ये देखा गया है कि ये न्यूट्रिशन करते हैं, मतलब खाना खाते हैं। उसके अलावा जो दूसरा जो सबसे कॉमन फीचर इनके अंदर दिखता है वो है रिप्रोडक्शन। मतलब ये अपनी संख्या 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 लगातार इंक्रीज करते रहते हैं। तो इस नाते इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं।
तो आज आपने देखा कि ऑर्गेनिज्म को जो क्लासिफाई किया गया तो प्लांट और एनिमल में, और इसके अलावा हम उन ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, यानी बीच में हम एक ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोगों ने इतने रूपों में बताया गया कि वो ऑर्गेनिज्म जो जनरली नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो अपने अंदर एक लिविंग कंसिस्टेंसी रखते हैं और उनके अंदर न्यूट्रिशन होता है और रिप्रोडक्शन होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए हम लोग अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगले टॉपिक पे, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर आप इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर आप टाइप्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करें तो आपको यह बताना होगा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुल कितने टाइप का होता है। तो यानी कुल दुनिया में कुल कितने प्रकार के छोटे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। तो उन दुनिया में उन सभी समूहों में जो अलग अलग प्रकार के बहुत माइक्रोस्कोपिक अगर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं तो कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखा गया है कि ये ऑर्गेनिज्म कुल इतने टाइप्स में बटे हुए हैं। सबसे पहला बैक्टीरिया, सुना ही होगा आप लोगों ने। बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं, ये लगभग 1 माइक्रोन यानी 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर का लगभग 10 लाखवां हिस्सा होता है। और उसके बाद फंगस, इसका क्या है, फंगस। उसके बाद एल्गी, और उसके बाद वायरस। ये वायरस याद करिए, कोरोना इसी कैटेगरी में आता है। बैक्टीरिया सबसे छोटे होते हैं। इनके 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 अंदर डिफरेंस क्या होते हैं। एक्चुअल में अगर हम सेल टाइप देखें तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वे सभी सिंगल सेल्ड होते हैं, यानी उनकी बॉडी वो केवल एक प्रकार के छोटे छोटे सेल से मिलकर बने होते हैं और वो पूरे एक दूसरे से अलग होते हैं, कभी जुटते नहीं हैं। इस नाते ये सिंगल सेल्ड होते हैं। फंगस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ये सिंगल सेल्ड होते हैं और दूसरा मल्टी सेलुलर भी होते हैं। अगर आप सिंगल सेल्ड फंगस देखना चाहते हैं तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आप जाइए एक ब्रेड के टुकड़े को हल्का सा पानी के स्प्रे डाल करके उसको किसी नमी वाले स्थान पर रख दीजिए, तो 2-3 दिन में देखेंगे उसके ऊपर काले काले रंग के फंगस उगाए हैं। अब अगर उस फंगस को ले करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको बहुत सारे छोटे 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 माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे, और वो जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे दैट इज फंगस। और ये कौन से हैं, सिंगल स्टेज। आपने मशरूम्स देखा होगा, मशरूम्स आपको इतना बड़ा वाइट कलर का बिल्कुल छाते जैसा स्ट्रक्चर का होता है। अब आप उस मशरूम को अगर आप उसमें से एक पीस को तोड़ करके उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको ये ऐसे बहुत सारे सेल्स के टुकड़े आपस में ऐसे जुड़े हुए दिखाई देते हैं। तो जब कोई सेल ऐसे बहुत सारे जुड़े हुए टुकड़ों में दिखाई दे तो इनको हम लोग मल्टी सेलुलर कहते हैं, और जब यही सारे सेल ऐसे ऐसे अलग अलग रूपों में दिखाई दे तो इनको हम लोग कहते हैं सिंगल सेल कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। एल्गीज की हम बात करते हैं। एल्गीज भी कैसे होते हैं, सिंगल सेल होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। वायरस जितने भी होते हैं ये सभी सिंगल सेल होते हैं।
तो बच्चों हम लोग आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बेनिफिट्स को लेकर के। तो हम लोग जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आपके मित्र हैं तो उसका बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेगा, तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा मेकिंग फॉर कर्ड एंड ब्रेड। आप लोगों ने देखा दूध से लोग दही बनाते होंगे। तो जब दूध से दही बनाते तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा गर्म दूध के अंदर थोड़ा सा अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अगर दही से डाल देते हैं तो आप अगले सुबह देखते हो वो सब दूध जम करके दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन ये होता है कि आखिर उस दूध के दही के उस पोर्शन में होता क्या है। तो दरअसल में उस दही के अंदर लैक्टोबैसिलस पाए जाते हैं, जो दूध के अंदर पाए जाने वाले केसिन प्रोटीन को क्या कर देते हैं, जमा देते हैं। और जब केसिन प्रोटीन जम जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ड कहते हैं। उसी तरह से ब्रेड बनाते हुए देखा होगा आपने, जो है मार्केट से मिलने वाले जो ब्रेड मिलते हैं तो आपने देखा होगा कितने प्लफी होते हैं और उनके बीच में कितने छोटे छोटे होल्स होते हैं। असल में वो बनते कैसे, होता ये है कि फ्लोर ले लिया जाता है, पानी ले लिया जाता है, थोड़ा सा चीनी डाल दिया जाता है और उसमें डाल दिया जाता है ईस्ट। यही ईस्ट जो है यही एक प्रकार का फंगस होता है और ये क्या करता है, इस जब शुगर को खाता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड उस आटे के अंदर से बाहर निकलना शुरू करता है तो वो उसके अंदर क्या करता है, छोटे छोटे होल्स क्रिएट कर देते हैं। इसी नाते आपने जब ब्रेड खाया होगा तो ब्रेड के अंदर आपने छोटे छोटे होल्स देखे होंगे। उसके बाद ये तो हो गए घर में यूज होने वाले प्रोसेस, लेकिन बहुत सारे कॉमर्शियल यूज भी बैक्टीरिया के होते हैं। सोचिए बैक्टीरिया आपके देश में मैक्सिमम प्रोडक्शन को प्रमोट करता है और उन्हीं में से जो एक प्रोडक्शन है वो है विनेगर। हम लोगों ने देखा होगा खाने बनाते हैं उसमें कुछ लोग विनेगर यूज करते हैं, अचार बनाते हैं विनेगर यूज करते हैं। तो क्वेश्चन ये होता है वो विनेगर आता कहाँ से, तो वो विनेगर आता है शुगर के फर्मेंटेशन से। केन शुगर आप लोगों ने देखा, गांव देहात में जो बच्चे रहे होंगे उन्होंने देखा होगा गन्ने के रस से वो लोग विनेगर बनाते हैं। तो विनेगर बनाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, एक घड़ा ले लेते हैं, उसके अंदर गन्ने का रस ले लेते हैं, उसके ऊपर एक मोटी सी प्लास्टिक बांध देते हैं और प्लास्टिक बांध करके एक ज़मीन में गड्ढा खन करके उसके अंदर दफन कर देते हैं। और 2-3 हफ्ते बाद जब उसको निकालते हैं तो पूरी तरह से हाफ ऑक्सीडाइज होकर के वो विनेगर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या पैदा हो जाते हैं, ईस्ट पैदा हो जाते हैं। उसी तरह से एल्कोहल इंडस्ट्रीज़ आप लोगों ने देखा होगा, फलों को सड़ा करके, महुओं को सड़ा करके लोग एल्कोहल बना लेते हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया द्वारा होता है। क्योंकि बैक्टीरिया में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है जाइमेज, और ये यही जाइमेज शुगर को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एल्कोहल में। तो ये दोनों ही प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। जब बैक्टीरिया द्वारा विनेगर या एल्कोहल को प्रोड्यूस किया जाता है तो इस प्रोसेस का नाम होता है फर्मेंटेशन। तो देखिए यहाँ पर फर्मेंटेशन की भी डिफिनीशन है, द प्रोसेस ऑफ हाफ ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। जब एक्चुअल फर्मेंटेशन का आपका जो शाब्दिक अर्थ निकलता है उसका सड़ाना कहते हैं। तो सड़ाने के लिए ऑलरेडी उसको एक मॉइस्ट कंडीशन में रख दिया जाता है। तो यहाँ पर यही है कि जब केमिस्ट्री की यानी बायोलॉजिकल वर्ड में उसको कहते हैं हाफ ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी जब भी ग्लूकोज का हाफ ऑक्सीडेशन होगा तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। तो चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो बच्चे हम लोग आ जाते हैं बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ पे इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो आपके सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम। ये सब ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो आपके क्वेश्चन होगा सर ये सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं। एक्चुअल में हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे नाइट्रोजन होते हैं और नाइट्रोजन किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, लेकिन ये इन्वायरमेंट का जो नाइट्रोजन होता है उसको कोई भी प्लांट डायरेक्टली रिसीव नहीं कर सकता। तो इसलिए जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते किसमें, नाइट्रेट में। और जैसे ही नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है तो ये मिट्टी में आ जाता है और मिट्टी से प्लांट इसको क्या करते हैं, ले लेते हैं और उसके
उससे प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और वो प्रोटीन को हम लोग खा करके अपने बॉडी को ग्रो करते हैं। तो ये हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है। दूसरा, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, और दूसरी चीज़ की बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, क्लीन भी करता है। कैसे करता है? आपने देखा होगा जब ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, डेड एंड डिकेज होना शुरू कर देते हैं, तो मिट्टी में धीरे धीरे जाने के बाद वो कुछ दिनों बाद अपने आप मिट्टी में मिल जाते हैं। रीज़न क्या होता है कि मिट्टी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड और वेस्ट प्रोडक्ट, ऑर्गेनिज्म के वेस्ट प्रोडक्ट को वो किस में कन्वर्ट करते हैं, मैन्योर यानी खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब ये खाद में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसको प्लांट फिर से रीटेक करके फिर से उसको फ्रूट और दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से रिसाइकलिंग प्रोसेस लगातार चलती रहती है। तो ये रहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जितने भी बेनिफिशियल इफेक्ट थे वो सब आपके मैंने चार्ट पे मैंने विड्रॉ कर दिए हैं। इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए।